बेटा हम लोग आज प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, या एक काम करते हैं डायरेक्टली डायग्राम बना के लिखते हैं तो थोड़ी लाइंस कम लिखनी पड़ेगी। एक टैब बना दी मैंने, ऐसी, और इसके ऊपर लगा हुआ है एक वॉल जो कि बंद है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, इस टैब से पानी की ड्रॉप्स गिर रही हैं एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर, समझ रहे हो? एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर पानी की ड्रॉप्स गिर रही हैं। या तो देखो आपके सामने मैंने 1 2 3 एंड 4 ड्रॉप्स ड्रॉ की है, जिसमें से फर्स्ट वाली तो टैब के ऊपर ही है, मतलब फर्स्ट का डिस्प्ले ड्रॉप जो है वो काफी आगे तक पहुंच गई है। तो ठीक है, ग्रेविटी है वो जी है ही, उसको 10 मीटर पर सेकेंड का ले सकते हो यदि जरूरत पड़े तो। और अब मैं नेक्स्ट सीधी बात करूं कि आपको यदि पूछा जाए कि इफ द वाटर ड्रॉप्स द वाटर ड्रॉप्स लिविंग द टैप लिविंग द टैप at a रेगुलर टाइम इंटरवल, मेरी बात समझ रहे हो? फर्स्ट ड्रॉप गिरने के बाद सेकंड ड्रॉप को गिरने में जितना टाइम लग रहा है, थर्ड ड्रॉप को उतना ही टाइम लगेगा सेकंड ड्रॉप के बाद। मतलब लेट्स से हर 1 सेकंड में एक ड्रॉप गिर रही है, या हर 2 सेकंड में एक ड्रॉप गिर रही है ना। तो आपको तो बस ये पता है कि यहाँ पर एक रेगुलर टाइम इंटरवल में ड्रॉप्स नीचे फॉल हो रही है। ओके, देन फाइंड नंबर 1, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ड्रॉप। उसके बाद रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive drops between two consecutive drops। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो? टू कंसेक्यूटिव ड्रॉप्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो भी। ये फर्स्ट ड्रॉप है ना जो सबसे पहले गिरी थी, तो इसके डिस्प्लेसमेंट को आप यहाँ से यहाँ तक S1 काउंट कर सकते हो, है ना। ये सेकेंड वाली ड्रॉप है, तो इस वाली का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको आप यहाँ से यहाँ तक S2 काउंट कर सकते हो। और बेटा जी ये थर्ड वाली ड्रॉप है, इसका S3 कंसिडर कर सकते हो। बेटा वो फोर्थ वाली का नहीं करना है क्योंकि वो टैप के अंदर ही लटक रही है ना। समझ गए? बस तो आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में तो S1 S2 और S3 का रेशियो फाइंड करना है। सेकंड वाले में क्या करना है, इनके बीच का गैप उनका रेशियो लेना है। ठीक है, डू इट फास्ट, ट्राई दिस बच्चों। बेटा टैब को लीव कर रही है तो बेटा टैब बंद है ना, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ईच ड्रॉप विल बी जीरो, फ्री फॉलिंग कंडीशन। ओके, सर ग्रेविटी 10 लेना है। यस बेटा, ग्रेविटी चाहे तो जी ले लो चाहे तो 10 ले लो, आपकी इच्छा के हिसाब से देख लो। वहां पर कौन रेशियो फाइंड करना है बेटा, रेशियो में तो वैल्यू ना भी रखोगे तो चल जाएगा, है ना। थोड़ा सा स्मार्ट वे में सॉल्व करो बेटा, हो जाएगा।
निशी, आर यू देयर इन द ग्रुप? आर यू देयर इन द जेनिथ 8 वाला ग्रुप? डाउट वाला? हेलो निशी। नो, यू आर नॉट देयर। बेटा जो भी उस ग्रुप में नहीं है उसको ज्वाइन करो, मैं अभी लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है? मैं अभी लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप में से जो भी उस ग्रुप में नहीं है कृपया करके वो ग्रुप ज्वाइन कर ले। उसमें मैंने लिंक शेयर की थी, एक बार फिर से शेयर कर दूंगा। बेटा कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि उनका है ना एक कोई रिकॉर्डिंग है जिसका पासवर्ड काम नहीं कर रहा है। बेटा उसका पासवर्ड काम कर रहा है, मैंने तो डाला, मेरा तो काम किया, तो आपका क्यों नहीं किया होगा? ठीक है। और बेटा एक स्टूडेंट ने मेरे को पूछा भी था कि सर नहीं काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है। फिर मैंने उसको पर्सनली बताया भी था कि देखो मेरा तो काम कर रहा है, और उसको स्मॉल एल डालो कैपिटल एल की जगह, फिर उसने स्मॉल एल डाला तो वो वर्क करने लगा। तो बेटा आप डेफिनेटली पासपोर्ट डालने में कुछ गड़बड़ कर रहे होगे। ओके, एक बार अच्छे से चेक करना। आ रही बात समझ? यप। इसके अंदर ग्रुप की लिंक हमें मिलेगी, राइट? ग्रुप सेटिंग्स किधर मिलेगी? या लिंक्स। ओके, ये सारी लिंक्स मैंने शेयर की हुई है। बेटा सुनो, समझ रहे हो? इस ग्रुप में मैंने सारी लिंक शेयर की हुई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, मेरी बात समझ रहे हो? आप ग्रुप में जाओगे, फिर ऊपर जाकर लिंक्स पर क्लिक करोगे, तो उसमें बेटा आपको सारी लिंक्स मिल जाएगी। ठीक है ना? तो मेरे को शेयर करने की मतलब वापस शेयर करने की जरूरत भी नहीं है। बाकी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट लिंक मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है? जस्ट अ मिनट। बेटा यहाँ चैट में टाइप कर रहा हूँ, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? बेटा नोट्स तो आपको नहीं मिलेंगे, रिकॉर्डिंग जरूर मिल जाएगी, ठीक है? बेटा जी सुनो, आप में से किसी की हैंडराइटिंग अच्छी है, या फिर हैंडराइटिंग अच्छी ना भी हो, जिसने नोट्स अच्छे से लिखे हैं ना, ही और शी कैन शेयर द नोट्स। ओके बेटा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लेट ज्वाइन किए ना, तो उनका नोट्स मिसिंग हो रहा है, काफी कुछ मिसिंग हो रहा है। बेटा आप शेयर कर दोगे? कौन शेयर करेगा? एक पीडीएफ बना के, पिक्स लेके पीडीएफ बना के सेंड कर लेना। ओके, ओके सुमित, यू विल सेंड, वेरी गुड। बेटा सुमित ग्रुप में सेंड करेगा आप लोगों को, ठीक है? ग्रुप पे जो पोस्ट करेगा। थैंक यू सुमित। चलिए बेटा आगे चले। इस क्वेश्चन को किसी ने सॉल्व किया? या वेरी गुड। तो प्रणव ने एक आंसर दिया है, गुड। तो बेटा फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं ना, फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि सारे स्टार्ट कर रहे हैं जीरो इनिशियल वेलोसिटी से, और सबका जो एक्सेलरेशन है वो सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? तो कैन वी से कि फर्स्ट का डिस्प्लेसमेंट इनटू सेकंड का डिस्प्लेसमेंट इनटू थर्ड का डिस्प्लेसमेंट, है ना? अब देखो, यहां से यहाँ टाइम टी इंटरवल, यहां से यहाँ तक 2t, और यहाँ से यहाँ तक 3t टाइम इंटरवल। आप समझ पा रहे हो? टोटल थ्री ड्रॉप्स निकल चुकी हैं, है ना? और हर एक ड्रॉप के बीच में 1 सेकेंड, सॉरी t सेकेंड का टाइम इंटरवल होता है ना? तो आप बोल सकते हो कि इसको लगा 3t टाइम, इसको लगा 2t टाइम, और जो ये वाली ड्रॉप है इसको वो 50 टाइम लगा। सो वी कैन से s इज इक्वल टू ud प्लस हाफ डी स्क्वायर, u सबका जीरो है, so we can write here S1, इसको 3t लग रहा है ना, तो हाफ जी 3t का स्क्वायर, S2 हाफ जी, और यहाँ आ जाएगा 2t का स्क्वायर इज टू S3, एंड दैट इज जस्ट हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है? तो उनके डिस्प्लेसमेंट का रेशियो यदि कोई पूछता है तो इन सबको कैंसिल करो, बच के रहा है 9:4:1, ये बच रहा है, ठीक है? अभी सेकेंड पार्ट। बेटा फर्स्ट पार्ट सबको समझ आया क्या? सर जी नेगेटिव नहीं होगा ना? बेटा जी एक्चुअली आप सिर्फ सिर्फ ओनली एंड ओनली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन मोशन है बेटा, तो उस कंडीशन में आपको जी नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो। ओके, इवन यू टेक नेगेटिव, सारे नेगेटिव नेगेटिव सब में कैंसिल हो जाएंगे। ओके,
हाँ सर। है ना, क्योंकि सबका रेशियो ले रहे हैं ना बेटा, सबके नेगेटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, राइट। सब में कॉमन ले सकते हैं अपन। जैसे हाफ जी टी स्क्वायर निकला ना, वैसे ही माइनस भी निकल जाएगा। ओके, तो आंसर इज हाँ जस्ट सर। 9:4:1। समझ गए। अभी हमें इनके बीच के डिस्टेंसेस का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो आप बोलो कि चलो ये फर्स्ट एंड सेकंड ड्रॉप के बीच की जो डिस्टेंस है उसको D1 बोल लो, सेकंड और थर्ड ड्रॉप के बीच की जो डिस्टेंस है उसको D2 बोल लो, और ये वाले डिस्टेंस को D3 बोल लो, ठीक है। चलेगा। तो अब क्या लिख सकते हो आप, D1:D2:D3। और एक बात तो समझ में आ रही है, D3 और S3 बराबर है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थर्ड ड्रॉप इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ थर्ड ड्रॉप, राइट। तो डायरेक्टली वी कैन राइट कि यहाँ पर तो अपन डायरेक्टली S3 लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अभी बात हो रही है D2 की, तो देखो यहां से लेकर यहां तक S2 है, और उसमें से मैं S3 को माइनस कर लूं तो मुझे D2 मिलता है ना। तो आई कैन राइट हियर S2 माइनस S3, और इसमें से लास्ट वाले में S1 माइनस S2, तो मुझे सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। चलो इनके वैल्यूज रख लो। तो क्या करोगे, इसमें रखोगे हाफ जी टी स्क्वायर, इस वाले में रखोगे कितना, हाफ जी। और बेटा ये है 2t² है ना, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और ये S2 माइनस एस सॉरी S1 माइनस S2, तो हाफ जी 3t² माइनस हाफ जी 2t²। ओके, क्या आपको समझ आया। ये हो गया 9 - 4 = 4 - 1 = 1। So finally we'll get here 5:3:1 over। क्या आपको समझ आया, ठीक है। यदि ऊपर से लिया जाता, ऊपर से D1 कंसिडर करते तो 1:3:5 आता। एक ही बात है। तो जरा डायग्राम बताओ ना। हाँ जी, समझ पाए ना दोस्तों। किसी को कोई डाउट, एनीवन हैविंग एनी डाउट। बेटा चैट में लिंक डालिए, अभी ज्वाइन कर, आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। चले, सबको समझ आया। यस। यस, ओके, सारी चीज अपन ने कर ली। वेरी, बहुत अच्छे। चलिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। बेटा एक 10 मीटर्स की एक बिल्डिंग है, जल्दी जल्दी से करते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। एक बिल्डिंग है जो कि 10 मीटर्स की है, और इसके ऊपर से मैंने जस्ट यहाँ पर से, तो ये क्या है कि ऊपर जाके नीचे आएगा, ठीक है ना, ऐसे। और यहाँ पर एक और बिल्डिंग ले ली, यहाँ से नीचे की ओर 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, ठीक है। दोनों हम लोग कर चुके थे वैसे, लेकिन एक और बार कर रहे हैं, ठीक है ना। या 10 मीटर्स, दैट्स ऑल। तो बेटा अभी क्या होगा, इसको 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, आपको दोनों का क्या क्या फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ऊपर जाके नीचे आने में, ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। कर लोगे, जल्दी से करो। चलो मैं क्वेश्चन पूरा लिख लेता हूँ। हाँ, आप इसको लिखो और फटाफट से एटलीस्ट इसके नीचे टाइम फाइंड करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड, बस इतना सा, ठीक है। इसमें भी वही करना है, सेम।
You have only 1 minute to solve this question. हाँ जी बेटा, कौन सी क्वेश्चन? जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए पूछे तो s इज टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको सोचेंगे, है ना? इसमें भी वही। ओके अच्छा, एक काम करो, फर्स्ट वाले में देखो, पहले पार्टिकल ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो आप चाहो तो ऊपर को पॉजिटिव एंड नीचे को नेगेटिव कंसीडर कर सकते हो। तुम्हें नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करो तो डिस्प्लेसमेंट इज -10। वेलोसिटी अपवर्ड है तो बेटा 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर, है ना? और यहाँ पर g नीचे की ओर होता है तो हाफ g t स्क्वायर। क्लियर? यदि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहूँ तो मुझे क्या मिलता है? t स्क्वायर, ये आ जाएगा इधर तो ये आ जाएगा -2t, और ये इधर आ गया तो -2 = 0। बेटा मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, पूरे में 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, है ना? इसके अलावा जो चीज कैंसिल हो सकती थी उनको कैंसिल कर दिया, ऐसा आपको मिल गया, है ना? अभी आपको क्या करना है, आपको तो जस्ट इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो t -b, राइट, प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर, है ना? रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो -2 का स्क्वायर इज 4, -4ac 1 इंटू -2, क्लियर, अपॉन 2a। तो आपको मिल रहा है 2 प्लस, देखो मैंने माइनस साइन लिया ही नहीं, क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर एक रूट नेगेटिव आता और नेगेटिव टाइम पीरियड हो ही नहीं सकता, करेक्ट? नेगेटिव टाइम तो हो ही नहीं सकता, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव लिया है। तो टाइम कितना आएगा यहाँ पर, ये देखो ये हो रहा है प्लस का 8 और ये तो 12 हो गया है ना टोटल, तो डिवाइड बाय 2। इसको अपन लिख सकते हैं 2 + 2√3 डिवाइड बाय 2, यानी कि 1 + √3 सेकेंड ओवर। क्या आपको समझ आया? सर एक बार आपस समझाएंगे? हाँ बेटा, देखो इस वाले में साफ साफ दिख रहा है कि पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आएगा, तो जो भी क्वांटिटी ऊपर की डायरेक्शन में वो पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन में वो नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, राइट? तो इनिशियली वो यस। टावर के टॉप पर है और फाइनली वो ग्राउंड पर है ना? एग्री? यस। तो बेटा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन विल बी नेगेटिव, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ आ रहा है ना? हाँ सर। तो डिस्प्लेसमेंट -10, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव, तो +10, एंड जी तो नीचे की ओर नेगेटिव, है ना? तो इसको सॉल्व किया, सारे 10 आपस में कैंसिल किए और एलसीएम ले लिया, तो इस तरह की इक्वेशन मिली हमें। सबको एक ही साइड ले लिया, सबको एलएचएस में ले लिया मैंने, ठीक है? बस अब अपने को नॉर्मली सॉल्व करना है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, याद है ना? -b + -√b² - 4ac / 2a, याद है? हेलो, हाँ सर। गुड। ये वाला इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें आप चाहे तो नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव ले सकते हैं और आप चाहे तो पॉजिटिव भी ले सकते हैं। बोलो क्या लेना चाहते हो? पॉजिटिव। क्योंकि इसमें एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रही है ना। यदि ओनली एंड ओनली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन होती है तो उसको आप पॉजिटिव ले सकते हो। यदि पहले ऊपर होके फिर डाउनवर्ड हो रही है तो ऊपर वाली को पॉजिटिव लो और नीचे वाली को नेगेटिव लो, ठीक है? या तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा नीचे की ओर है, नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिवली, तो 10 इज डिस्प्लेसमेंट, 10 × t + ½ a t स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करें तो t स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा +2t, और ये इधर आया तो ये -2 = 0, ठीक है ना? आई बात समझ? तो सोल्यूशन क्या आएगा? t = -b प्लस √b² माइनस 4ac by 2a। या क्या, -2 प्लस रूट का ये माइनस माइनस प्लस, ये 12 हो गया डिवाइड बाय 2। बेटा यहाँ पर आ रहा है √3 - 1, ये आंसर आ रहा है ना? इतना टाइम लगेगा। तो देखो पहले वाले में 1 + √3 या √3 + 1 बोल सकते हो,
और डायरेक्ट नीचे फेंक दिया तो √3 - 1, मतलब दोनों के बीच में ना 2 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। ओके, गॉट इट, डन, दैट्स ऑल। चलिए बेटा, नेक्स्ट न्यू पेज, नया हेडिंग डालिए। ओके सर 1 मिनट, हाँ बेटा बिल्कुल। स्लाइड अप कीजिए। गया बेटा, ये पूरा अच्छे से समझ आया? मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए, अब आपका नंबर है प्रैक्टिस करने का। सो मॉड्यूल आपको सॉल्व करना है, बिना मॉड्यूल सॉल्व किए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके मैं मॉड्यूल लास्ट में डिस्कस करूंगा, इसलिए जितना हो सके उतना ज्यादा सॉल्व कीजिए बेटा। आपके पास टाइम बचता है तो उस टाइम को वेस्ट मत कीजिए, ठीक है? सर हाँ बेटा। सर वेडनेसडे को एक वीसीएच सर का डाउट लेक्चर है, पर सब्जेक्ट कौन सा मालूम नहीं, तो कौन सा होगा? VCH केमिस्ट्री, CH बेटा, Chemistry. CH सबके ना नेम के अंदर उनका कोड लिखा होता है। जैसे मेरा है RDP, है ना? हाँ RDP, RD इज माय नेम, P इज माय सब्जेक्ट कोड। ओके, तो ओके सर। लास्ट का डिजिट देख लो, P है तो फिजिक्स, CH है तो केमिस्ट्री, है ना? बाकी बॉटनी जूलॉजी का पता चल ही जाएगा, B लिखा है तो बॉटनी और Z लिखा है तो जियोलॉजी। ओके, हाँ सर। समझ पाए? नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा। वेक्टर्स की हेल्प से पढ़ना चाहते हो या विदाउट वेक्टर्स? आप जेई वाले स्टूडेंट हो ना, वेक्टर्स से पढ़ाऊंगा, ठीक है? वेक्टर्स विल बी बेटर फॉर यू, जेई के स्टूडेंट्स के लिए। मेडिकल होते तो डायरेक्टली करा देता है ना, विथ वेक्टर्स विल बी बेटर फॉर जेई स्टूडेंट। सो बेटा जी, जल्दी से प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है इसको अपन देखते हैं। ना आपको पता है, अब किसी भी चीज को ऐसे फेंकते हो ना, देखो वर्टिकली फेंकोगे तो ऊपर जाके वापस नीचे आ जाएगी, हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हो तो सीधी सीधी जाएगी, लेकिन किसी एंगल पर फेंक दिया तो ये ऐसे जाके आएगी। यस, आप किसी भी दोस्त के पास बॉल फेंकते हो तो कैसे जाती है? वो ऐसे ही तो जाती है, यानी कि ये वाली मोशन, है ना? ये मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है, सिंपल। सो सिंपली स्पीकिंग, whenever a particle is thrown obliquely मतलब वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं, बल्कि किसी एंगल पर उसको थ्रो किया है ना? तो whenever a particle is thrown obliquely, then it follows a curved path under the effect of gravity। ये curved path फॉलो करता है under the effect of gravity। ओके, तो क्या होता है? तो ये कर्व्ड पाथ फॉलो करता है, उस कर्व्ड पाथ को हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। कर्व्ड पाथ को हम क्या बोलते हैं? पैराबोलिक पाथ। और पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंड द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ आया बेटा? समझ आया आपको? हेलो? यस सर। यस। तो बेटा, ये किस किस का कॉम्बिनेशन है? एक वर्टिकल मोशन का और एक हॉरिजॉन्टल मोशन का कॉम्बिनेशन है। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन। बोलो कितनी डायरेक्शन आ गई? हेलो? 2। तो बेटा 2 डायमेंशंस आ गई, 2 डायरेक्शंस आ गई। इट इज एग्जांपल ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन, यानी कि मोशन इन अ प्लेन। ओके, क्या आप समझ पाए? मोशन इन अ प्लेन बोल लो या मोशन इन 2D बोल लो, एक ही बात है। ओके, सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज द एग्जांपल ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन। ओके, चलिए अभी हम लिखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर लिख लो, इफ अ पार्टिकल is thrown obliquely, मैं खा गया बीच में से, एक मिनट। हाँ, thrown obliquely यानी कि at some angle, at some angle from horizontal, at some angle from the horizontal, then
It follows a curved path. It follows a curved path. A curved path under the under the under the effect of ये या तो ग्रेविटी हो सकती है या फिर ग्रेविटी जैसा कोई भी एक कांस्टेंट फोर्स हो सकता है। तो ग्रेविटी और अ कांस्टेंट फोर्स, अ कांस्टेंट फोर्स, then the motion is called projectile motion। बेटा सबका क्लियर हुआ? And the particle is called projectile। That's all। जल्दी से इसको कॉपी करो दोस्तों। क्या ये बात सबको समझ आई? एक्सप्लेन अगेन। बेटा मेरा कहने का मतलब है किसी भी पार्टिकल को आप ऑब्लिकली किसी एंगल पर फेंकते हो, ठीक है। मैंने इस तरह से किसी एंगल पर फेंक दिया, तो बेटा ये क्या करता है, ये कर्व्ड पाथ फॉलो करता है, ठीक है। अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये ग्रेविटी के इफेक्ट में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है ना, इसीलिए इसकी मोशन कैसी है, कर्व्ड है। यदि ग्रेविटी की जगह कोई और चीज भी हो सकती है, हो सकता है वो कोई इलेक्ट्रिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, है ना, इट इज पॉसिबल। तो बेटा इस तरह का फोर्स भी हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा है कि और सम अदर कांस्टेंट फोर्स, है ना। तो फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए, ये बात सबसे जरूरी है, ठीक है। तो उस पार्टिकल की जो मोशन होती है ना, उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ओके सुमेध, समझ आया? हाँ जी, Yes, sir. गुड। सो नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में हम लोग लिखते हैं, या इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, it is an example of two-dimensional motion, two-dimensional motion, okay। टू डायमेंशनल मोशन यानी कि ब्रैकेट में आप लिख सकते हो मोशन इन अ प्लेन, ओके। अब यहाँ पर मैं आपको इस चीज को डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। आपके पास एक हॉरिजॉन्टल मोशन है, ये हॉरिजॉन्टल मोशन है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि पार्टिकल को हमने फेंका तो वो हमेशा ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। यदि मैं पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकता हूँ तो पार्टिकल क्या करेगा, ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा, ठीक है। तो बेटा यदि मैं इन दोनों मोशंस को मैं कंबाइन कर लूं तो क्या होगा, दोनों को कंबाइन कर लिया, मिला दिया, तो बेटा जब पार्टिकल यहाँ है तो इसके पास एक वेलोसिटी इस तरफ होगी और एक वेलोसिटी इस तरफ होगी, समझ आया। तो नेट वेलोसिटी इसकी इस तरफ हो जाएगी, तो पार्टिकल इस तरह से जाएगा और फिर वापस ग्राउंड पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगी पार्टिकल की मोशन। पार्टिकल उतनी ही हाइट तक जाएगा जितनी की वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी उसको दी है जाने के लिए, है ना। सो क्या आपको समझ आया, किसी भी मोमेंट पर इसकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी होगी, है कि नहीं बेटा, आप समझ पाए? हेलो, क्या आपको Yes, sir. समझ आया? तो बेटा इधर हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी लेट से ux थी, इसमें uy थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर uy यहाँ पर ux। बेटा इसमें लेट से हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 है तो इसमें भी हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 है। यदि इसमें वर्टिकल की बात करें तो ay इज इक्वल टू जी डाउनवर्ड है, तो बेटा इसमें भी ay इज इक्वल टू जी किधर है, डाउनवर्ड है। तो बेटा पार्टिकल को यदि ना ऐसे किसी एंगल पर फेंका जाता तो हमेशा इसी तरह से मूव करता, लेकिन क्या है कि इसको ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है नीचे, इसलिए ये ऐसे मूव करता है, समझ आया। यदि ग्रेविटी अट्रैक्ट नहीं कर रही होती तो पार्टिकल सीधा सीधा जाके डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करता और स्पेस में निकल जाता, ओके। समझ पाए बेटा, समझ आया? एनी यस डाउट? सर। गुड। चलिए अब यहाँ पर एक अजम्पशन लिखते हैं,
एयर रेजिस्टेंस, बेटा एयर क्या करती है, रेजिस्ट करती है मोशन को हमेशा रोकने। हाँ एक बेटा, मिनट ऊपर करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। और भी देर तक काफी है। हाँ सर। एक काम करते बेटा, आप यहाँ पर एक अजम्पशन लोगे, है ना। अजम्पशन क्या लोगे, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, ओके, जस्ट अज्यूम। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। अज्यूम दैट द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, यानी कि एयर जो है वो पार्टिकल को रोकती नहीं है ना, ऐसा मान के चलना है आपको। नेक्स्ट, प्रोजेक्टाइल इज नियर द अर्थ सरफेस। बेटा नियर द अर्थ सरफेस का मतलब होता है 1-2 किलोमीटर के अंदर या 5 किलोमीटर के अंदर अंदर हो रही है, तो 5 किलोमीटर हाइट तक अपन ग्रेविटी को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लेते हैं ना। तो पार्टिकल इज नियर द अर्थ सरफेस, hence hence acceleration due to gravity is taken as constant। समझ आ रही है ये बेटा, ये भी क्या है, एक अजम्पशन है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसा आपको मान के चलना है कि जी की वैल्यू कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो भी क्वेश्चन में दिया हो, है ना। और एयर रेजिस्टेंस को आपको क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, ओके। Sir, कोई is there दिक्कत, any limit हाँ like up to 5 kilometers it is 9.8, then 5 to 10 it becomes 9.6? ऐसा कुछ, or we take it हाँ बेटा, 10 हाइट हुई जैसे तो जैसे हाइट इंक्रीज होती है ना बेटा, हाइट इंक्रीज होने के साथ ग्रेविटी कम होती जाती है, ओके। यदि आप, मैक्सिमम ग्रेविटी होती है सरफेस ऑफ अर्थ पर, यदि आप खड्डा खोद के आप अंदर जाओगे ना, अर्थ के अंदर जाओगे तो भी ग्रेविटी डिक्रीज होगी, और आप अर्थ से ऊपर जाओगे तो भी ग्रेविटी डिक्रीज होगी, ओके। बात समझ आई, ये चीज हम आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है। यस, तो प्रोजेक्टाइल मोशन करते वक्त आपको ग्रेविटी को कांस्टेंट लेना है बस। चलिए, अब बेटा ये 2 डायमेंशन का एग्जांपल है, तो आप क्या करोगे बेटा, आप यहाँ पर अपन इसको डायग्राम से समझते हैं अच्छे से, है ना। बेटा इसको y एक्सिस मान लो, वर्टिकल डायरेक्शन को y मान लो और हॉरिजॉन्टल को x मान लो। तो हम मान के चल रहे हैं कि एक पार्टिकल को ना ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं, तो उसको प्रोजेक्ट किया तो कितनी डायरेक्शन होगी, एक तो x डायरेक्शन होगी और एक y डायरेक्शन होगी। तो बेटा हम है ना क्या करेंगे, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, हर चीज का x और y डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट ले लेंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि x और y डायरेक्शन का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, यानी कि मोशन इन x डायरेक्शन, याद रखना है, ठीक है, इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, कंप्लीटली मोशन इन y डायरेक्शन। समझ गए, एक्स डायरेक्शन में जो भी अपन कैलकुलेशन करेंगे ना वो वाई डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगी, और वाई डायरेक्शन में जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो एक्स डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगी, ओके, याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, अभी आपको समझ आएगा मेरे कहने का क्या मतलब है, वो धीरे धीरे समझ आएगा, ठीक है। या चलो अब कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेटा, पार्टिकल ऑफ मास m, कोई भी मास हो सकता है उसका, तो मैं तो जस्ट जनरली मास m लिख रहा हूँ, इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा, या फिर यहाँ पर एक मिनट, हाँ बेटा आपको एक बात याद है, पार्टिकल की जो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन होती है वो उसके मास पर डिपेंड नहीं करती है, याद है, बताया था मैंने आपको।
हेलो, Yes, sir. yes. हाँ, so particle of mass m is thrown with, थ्रोन लिखा जा सकता है, प्रोजेक्टेड वर्ड लिखा जा सकता है, ठीक है बेटा, एक ही चीज है, थ्रोन with initial velocity u, with initial velocity u at an angle theta with the horizontal, at an angle theta with the horizontal, ठीक है। तो एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंकना है ना, देन हम क्या करेंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एंड नाउ द पार्टिकल, ये पार्टिकल है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने फेंका, ठीक है। तो पार्टिकल को किसी वेलोसिटी u से आपने फेंका ऐसे किसी एंगल थीटा पर। कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को, इतना तो सबको क्लियर है ना? सर ये अ पार्टिकल ऑफ मास, ये पॉइंट रिपीट कीजिए। बेटा अ पार्टिकल ऑफ मास m इज थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी u, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, u, ठीक है, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो देखो हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स डायरेक्शन, और वहां से कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। कोई प्रॉब्लम? नो सर, बोलो बोलो। नेटवर्क अटक गया था इसलिए। ओके, नेटवर्क, यस बेटा। तो ये पार्टिकल कैसे जाएगा फिर, ये पार्टिकल ऐसे जाएगा और फिर वापस आ जाएगा, तो वो आके इस जगह पर गिरेगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ऐसे में आप क्या करोगे, जो ये इनिशियल वेलोसिटी थी ना, इस इनिशियल वेलोसिटी के आप कंपोनेंट्स लोगे, ठीक है, इस इनिशियल वेलोसिटी के आप कंपोनेंट्स लोगे। तो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट लो, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इसको यू एक्स बोल लो, और ये थीटा एंगल है बेटा, कितना आएगा बोलो, कंपोनेंट लेना आता है ना सबको, u cos theta, वेरी गुड। और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, u You sin sin theta. theta. वेरी गुड। तो देखो यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा, मैंने कंपोनेंट्स ले लिए, है ना। मैंने आपको एक बात बोली थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेटा एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो मतलब क्या, उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई उस पर कोई फोर्स नहीं है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो। आई बात समझ? हेलो Yes, बेटा, sir. F इज टू एम ए होता है, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं है, पार्टिकल को फेंक दिया बस, तो अब कोई फोर्स नहीं है, तो मतलब जीरो एक्सेलरेशन। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, और वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ है, ठीक है, डन। एनी प्रॉब्लम? बोलो बोलो बोलो। नो सर। नो। अब बेटा आप एक बात जानते हो कि यदि एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, डू यू एग्री? इफ एक्सेलरेशन इज जीरो देन द यस वेलोसिटी विल सर। बी कांस्टेंट, राइट? ओके। तो बेटा कौन सी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हॉरिजॉन्टल वाली या वर्टिकल वाली? Horizontal. Horizontal. हॉरिजॉन्टल की, ठीक है। तो आप किसी भी मोमेंट पर बात करो, लेट्स से यहाँ पर किसी टाइम टी पर यदि इसकी वेलोसिटी की बात करो, तो वेलोसिटी विल बी टेंजेंशियल टू द पाथ, है ना। तो वेलोसिटी विल बी टेंजेंशियल टू द पाथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप वेलोसिटी ऐसे ड्रॉ करोगे, लेकिन इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ये v वेलोसिटी है तो ये vx है, और ये vy है, और मान लिया कि ये अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है। तो vx की वैल्यू हमेशा ux के बराबर रहेगी, vx की वैल्यू हमेशा ux के बराबर रहेगी। आई बात समझ? कोई दिक्कत? हेलो, अब बेटा ये वो पॉइंट है जो कि मैक्सिमम हाइट है। बेटा यहाँ पर मैं h लिख लेता हूँ, है ना, मतलब इस पूरे पाथ में मैक्सिमम हाइट यहाँ अचीव होती है। चलिए फटाफट से सारी चीजें लिखते हैं, अभी बहुत अच्छे से मजा आने वाला है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी
of the x I cap plus uy j cap. Can I write it like this? बोलो बोलो बोलो. Yes, sir. बेटा x डायरेक्शन में ux है ना उसका कंपोनेंट, और y डायरेक्शन में uy है, तो ux I cap and uy j cap विद डायरेक्शन. तो हमने वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया. माय वॉइस इज लैगिंग. Yes, sir. यस. ओके, एक Yes, sir. मिनट ना. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. गुड. अभी नहीं होगी है ना. हाँ बेटा, इनिशियल वेलोसिटी में किसी को कोई भी प्रॉब्लम? इतना लिख लो सब लोग डायग्राम के साथ, इतना कॉपी करो पहले जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे है ना. डायग्राम अच्छे से बनाना, बड़ा सा बनाना, नीट एंड क्लीन बनाना, ठीक है. Sir, यस. alpha angle and theta angle are the same. नो, दे आर डिफरेंट. बेटा टाइम के साथ ना पार्टिकल ऐसे होता जाएगा ना, तो देखो उसकी वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है हर वक्त, एंगल चेंज हो ही रहा है. यदि वो थीटा सेम रहते तो पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही जाता, लेकिन वो तो ऐसे जा रहा है तो एंगल तो चेंज हो रहा है ना. ये याद रखना. सर आपने जो वेलोसिटी का पॉइंट अभी लिखा है, मतलब ड्रॉ किया है, हाँ वो पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी वो फाइंड फाइंड करना पड़ेगा ना. हाँ हाँ हाँ, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी वो फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है. वो हम आगे जाके करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ ड्राइव करने वाले हैं. Sir, one question. We Yeah. say that ux is equal to u cos theta, and then the component at the next point, it is equal to u cos theta. Therefore, alpha and theta should be equal. U cos theta No. equal to नो u बेटा, cos नो alpha. नो 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 नो, नहीं नहीं, गलत जा रहे हो. बेटा मैंने आपको क्या बोला, हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी, तो ux इज इक्वल टू vx, मतलब u cos थीटा इज इक्वल टू v cos अल्फा. तो इसका मतलब क्या हुआ, v भी चेंज हो रहा है और अल्फा भी चेंज हो रहा है, और दे आर चेंजिंग इन सच अ वे दैट दे आर इक्वल टू u cos थीटा. ओके. यस. बेटा v cos अल्फा जो है वो कांस्टेंट रहता है, और वो हमेशा u cos थीटा के बराबर रहता है. ओके. तो v की वैल्यू चेंज हो सकती है, अल्फा की वैल्यू चेंज हो सकती है. हाँ जी, आगे बढ़े. इतना सबने नोट किया दोस्तों? Yes, sir. एनीबॉडी लेफ्ट? सर आपने जो इनिशियल वेलोसिटी लिखा है वो समझाएंगे आप? बेटा इनिशियल वेलोसिटी ये रही, मतलब वो वेलोसिटी जिससे पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, जिस वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंका, है ना. बेटा हमने हॉरिजॉन्टल यानी ग्राउंड वाली डायरेक्शन को अपन ने x मान लिया, ठीक है. वर्टिकल डायरेक्शन को अपन ने y डायरेक्शन मान लिया, है ना. तो फिर मुझे एक बात बताओ कि आपने तो उनके बीच में कहीं फेंका है ना. आपने तो x एंड y एक्सिस के बीच में फेंका है, यानी कि किसी एंगल पर फेंका है. तो फिर अब आपको कैलकुलेशन में डिफिकल्टी होगी, है कि नहीं? हाँ सर. यस. तो इसलिए हमने क्या किया, उसको x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग क्या कर दिया, हमने कंपोनेंट्स ले लिए, ताकि हम लोगों को x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग सेपरेटली सॉल्व करके सारी चीजें फाइंड कर पाए. आई बात समझ? हाँ सर. तो जिस तरफ थीटा होता है उधर कॉस वाला कंपोनेंट होता है, तो देखो थीटा x डायरेक्शन के साथ है ना, तो ux इज इक्वल टू u cos थीटा. और जिस तरफ थीटा नहीं होता उधर साइन थीटा होता है, इसलिए u sin थीटा. ओके. हाँ सर. ठीक है. हाँ बेटा, यहाँ पर हमने क्लियरली लिखा है केस, क्लियरली लिखा है केस. क्या लिखा है कि अ पार्टिकल इज थ्रोन ऑब्लिकली एट एन एंगल थीटा, है ना, एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द ग्राउंड या फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, एक ही बात है ना. तो बेटा ये कौन सी टाइप की मोशन होगी बेटा, ये ना इसको अपन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, या फिर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन द ग्राउंड बोलते हैं, ठीक है. तो नाम से कोई लेना देना नहीं है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए. क्लियर? आगे बढ़े. इनिशियल वेलोसिटी आपने फाइंड कर ली. अब मैं क्या करता हूँ, एक्सेलरेशन लिखता हूँ. बेटा एक्सेलरेशन कितना होगा आप बताओ? a वेक्टर इज इक्वल टू ax I कैप प्लस ay j कैप. बेटा आपको साफ साफ पता है
एक्स डायरेक्शन का जीरो एक्सेलरेशन है और ओनली वाई डायरेक्शन का ही एक्सेलरेशन है। क्या मैं इसको माइनस जी जे कैप लिख सकता हूँ, बिकॉज जी इज डाउनवर्ड यानी कि टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई डायरेक्शन, है ना? Yes. यस। तो ये क्या हो गया, आपको फाइनली एक्सेलरेशन मिल गया। ये आपका एक्सेलरेशन हुआ प्रोजेक्टाइल का, है ना? अब आता है वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। किसी टाइम टी पर वेलोसिटी कितनी है, ये आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे? तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिखोगे कि हमें तो एक ही फॉर्मूला आता है, कौन सा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट पुट दिस वैल्यू, गेट द आंसर। तो बेटा आपको क्या मिलेगा? v इज इक्वल टू यू कौन है बेटा? यू एक्स आई कैप प्लस यू आई जे कैप, है ना? और ए कौन है? एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो इन वैल्यूज को हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। ये तो हमने u की वैल्यू रख ली, ठीक है? अब a की वैल्यू क्या होगी? तो a की वैल्यू है माइनस जी, और यहाँ पर ये t और ये j कैप। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो बोलो। आप जी जे कैप इंटू टी भी लिख सकते थे माइनस साइन के साथ, है ना? तो बेटा आपको यहाँ पर फाइनली क्या मिल गया? u cos थीटा। बेटा आई कैप वाली चीजें एक साथ ले लो और जे कैप वाली चीजें एक साथ ले लो। तो u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। डू यू एग्री? किसी को कोई भी प्रॉब्लम? बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया, v इज टू यू प्लस एटी इक्वेशन यूज किया है बस, और कुछ भी नहीं। तो आपको किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी मिल गई, यस और नो? यस yes sir. या। तो बेटा यहाँ पर अपन एक पॉइंट लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो। एक्सेलरेशन इन horizontal direction is zero. Hence, horizontal velocity, horizontal component of velocity always remain same, यानी कि remain constant लिख सकते हैं, remain constant। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यू एक्स इज इक्वल टू वी एक्स, यानी कि यू कॉस थीटा इज इक्वल टू वी कॉस अल्फा। क्लियर? बेटा आप समझ पा रहे हो? Yes, sir. यस। तो यहाँ पर एक बात है कि आपको ये याद रखना है, यहाँ पर ये ड्रॉ कर लेना आप ऐसे, वी इधर वी एक्स हो गया, इधर वी वाई हो गया, और ये वाला अल्फा लिख लेना, ठीक है? तो यू कॉस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू वी कॉस अल्फा। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्या मैं आगे बढ़ूं? इतना लिख लो जल्दी से। बेटा आप समझते जाओ हर एक चीज को। हाँ बेटा, हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है ना? तो आपको ये अच्छे से आनी चाहिए। बेटा कुछ भी नहीं है, अपन v इजिकल्स टू यू प्लस एटी ही तो कर रहे हैं, जस्ट कंपोनेंट्स ले लिए और v इजिकल्स टू यू प्लस एटी लगा दिया बस, और कुछ भी नहीं किया हमने। समझ गए? याद रखना बेटा, किसी भी मोमेंट पर यदि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात की जाए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात की जाए, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है? Why we have taken acceleration is equals to minus g? बेटा आपको पता है एक्सेलरेशन होता है ax I कैप प्लस ay j कैप, यस?
अभी क्या होगा बेटा, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 है और वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है ना। और हमने तो नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन कंसीडर की है ना, इसलिए माइनस जी आया, ठीक है। ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी जे कैप इसीलिए लिखा है, ठीक है। क्या आप समझ रहे हो श्रेष्ठ? चले दोस्तों, देखो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, आई कैप वालों को एक साथ रखा और जे कैप वालों को एक साथ रखा, बस इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये कोई भी कर सकता है, इसको आई कैप जे कैप और ये सब देख के डरना नहीं है, इट्स वेरी सिंपल थिंग। ओके, आगे बढ़े दोस्तों। Yes, sir. यस, अब यहाँ पर लिखते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या बोलोगे आप? तो आपको तो पता है क्या कि vx इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, u cos थीटा के बराबर है ना। और vy कितना हो रहा है, तो देखो ऊपर वाली इक्वेशन में vy, देखो ये वाली टर्म कौन है, ये वाली टर्म है vx और ये वाली टर्म कौन सी है, vy। डू यू एग्री? क्या ये सबको समझ आ रहा है? u cos थीटा x डायरेक्शन का कंपोनेंट है, u sin थीटा माइनस gt y डायरेक्शन का कंपोनेंट है, सिंपल। So can we write here कि u sin theta minus gt, that's all। j कैप वाला कंपोनेंट y डायरेक्शन की वेलोसिटी है। तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या लिखोगे, v इज इक्वल टू रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, याद है ना कि भूल गए? Yes, sir. याद है। यस। सो बस इसको यहाँ पर डाल के स्क्वायर कर लेना, इतना ही लिख रहा हूँ मैं, ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, जैसे ये लिखोगे इसमें वैल्यू डालोगे, you'll get the answer, ठीक है। तो इसके लिए आप समझ पा रहे हो ना, आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ इक्वेशंस ऑफ मोशन आना चाहिए और थोड़ा सा वेक्टर आना चाहिए, बस। डन। आगे बढ़े। दोस्तों लिखा? Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट में लिख रहा हूँ बेटा, यदि x और y एक्सिस उसको मान रहे हैं तो हम बोल सकते हैं नेक्स्ट पोजीशन of the particle at any time t, of the particle at any time t। बेटा किसी टाइम t पर उसकी पोजीशन क्या होगी? बेटा इनिशियल पोजीशन तो उसकी ओरिजिन है और फाइनल पोजीशन उसका कोई कोऑर्डिनेट होगा, तो सिंपली मुझे उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लूं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यस, बोलो बेटा। हेलो, इनिशियल Yes, पोजीशन sir. तो वैसे भी 0 है ना, तो हम बोल सकते हैं क्या कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, ये सब जानते हैं, है ना। तो बस आपको इसमें वैल्यू डालनी है, तो s इज इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी जे कैप इंटू टी स्क्वायर। क्लियर? अब आई कैप वालों को एक साथ ले लो, जे कैप वालों को एक साथ ले लो, तो क्या मिलेगा आपको, u cos थीटा आई कैप, सॉरी इंटू टी लिखना भूल गया मैं, हाँ s इज इक्वल टू यू टी होता है ना, तो u cos थीटा या u इंटू टी, यहाँ टी लिखना भूल गया था, अभी लिख दिया मैंने, हाँ जी। u cos थीटा इंटू टी आई कैप। किसी को कोई तकलीफ बेटा, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो ऐसा? हाँ जी। प्लस u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जी कैप। बेटा आप इनको आई कैप जे कैप में नहीं लिखना चाहते तो आप इनको सेपरेटली भी कर सकते हो, एक्स डायरेक्शन की अलग कैलकुलेशन, वाई डायरेक्शन की अलग कैलकुलेशन, ओके। दोनों से आंसर सेम ही मिलना है आपको। गॉट इट? कोई दिक्कत? सर तो पोजीशन के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट ढूंढना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट। हाँ बेटा, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, है ना। पोजीशन क्या होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, राइट। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और इनिशियल पोजीशन कौन है बेटा, ओरिजिन है ना,
तो इसलिए अपन को फाइनल पोजीशन डायरेक्टली वही मिल जाएगी जो डिस्प्लेसमेंट है, राइट? समझ पाए? हेलो हाँ। बेटा, किसी भी चीज में से 0 माइनस करते हो तो आपको वही चीज मिलती है ना, यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि फाइनल पोजीशन में से ओरिजिन को माइनस किया आपने तो वही पोजीशन मिलेगी जो है, वो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन बोल लो, इक्वल ही आ रहे हैं। ठीक है, डन डन डन, कोई दिक्कत? एनी डाउट बेटा? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? सर वो r माइनस बेटा आर माइनस आर नॉट लिखा है, ठीक है, आप इसको डायरेक्टली आर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप डायरेक्टली आर ही लिख लो, कंफ्यूज नहीं होगे, ये पोजीशन होगी, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट हो गया क्या, u cos थीटा इंटू टी, और वाई डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिख रहा है बेटा? मैंने कुछ भी नहीं किया, दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट किया है बस। फॉर्मूला कौन सा है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट्स ऑल। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल गए, डन डन डन। अभिमन्यु समझ आया? Yes, sir. Yes. हर्षिल, हाँ। सुमित, प्रणव, Yes, sir. Yes, sir. ओके, दिशा, पलक, Yes, sir. सबको आ गया बेटा? सबको? किसी को डाउट हो तो बेटा फ्रैंकली पूछ लेना, ठीक है? और भी इतना ही बेटा? किसी को भी कोई भी डाउट होता है ना, फ्रैंकली पूछने का, है ना सर? शर्मा नंबर सर इसके ये- एग्जाम्पल? हाँ बेटा, अभी आएगा, पहले पूरा डेरिवेशन लिखते थे, फिर बहुत एग्जांपल करेंगे, ठीक है? बहुत नहीं करेंगे, फॉर्मूला डेराइव करेंगे, फिर कुछ कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक? ओके। चलें, यस सर। चलिए दोस्तों, तो इतना लिख लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना? बहुत सिंपल सी चीज है, सिंपली इक्वेशंस ऑफ मोशन को ही अप्लाई करना है, बट डायरेक्शन के साथ, है ना? एक्स डायरेक्शन को सेपरेटली डील करना है, वाई डायरेक्शन को सेपरेटली, यानी कि आई कैप वाला जे कैप के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। देखो दोनों को मैंने अलग ही रखा है हमेशा, आई कैप वाला आई कैप में ऐड होता है, जे कैप वाला जे कैप में ऐड होता है। ये सारी चीज आ गई। अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर डराइव करने जा रहे हैं, जो कि आपको हमेशा याद रखनी है, इनके फॉर्मूलाज, ठीक है? फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, वही मैं डराइव करने जा रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट यू राइट डाउन टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट आप लिखोगे नेक्स्ट। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके? और ये क्या होता है, एक पार्टिकल को तुमने यहाँ ग्राउंड से फेंका, ग्राउंड से गया और फिर वापस ग्राउंड तक आया, मतलब वो टाइम जिसमें पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, यानी कि फ्लाई कर रहा है, वी कैन से। सो दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके? हम यहाँ पर लिख सकते हैं द टाइम टेकन by the projectile to complete the motion, is called time of flight. और फिर आप बोलोगे कि सर पार्टिकल को फेंका, ये ऐसे जाएगा, यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ से वापस ऐसे जाएगा, उसको नहीं लेना है। एक बार ये ऊपर उठा और यहाँ से वापस आकर ग्राउंड को फर्स्ट टाइम टच होता है, बस वहीं तक की मोशन को अपने को कंसिडर करना है, ओके? उसके बाद क्या हुआ, बाहर में गया, हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है? डन बेटा, समझ आया? Yes, sir. ओके। सो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट, अब याद रखना एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट कभी भी आपको फाइंड करनी है तो हमेशा वाई डायरेक्शन को देखना है। कौन सी डायरेक्शन को देखना है? वाई डायरेक्शन को। क्यों? क्योंकि पार्टिकल ऊपर आ रहा है और वापस नीचे आ रहा है, तो सिंपली आपको कौन सी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी? वाई डायरेक्शन। डू यू एग्री? Yes, sir. यस।
तो बेटा एक बात बताओ, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आ गया, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन कंप्लीट मोशन इन वाई डायरेक्शन? सिर्फ वाई डायरेक्शन का बताना। 0. 0। वेरी गुड। तो बेटा यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल in y direction is 0 in complete motion, complete projectile motion। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब पार्टिकल जब कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन कर लेता है या प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट कर लेता है, कि इनिशियल पोजीशन या फाइनल पोजीशन। यदि वाई एक्सिस पर देखोगे तो वाई एक्सिस पर इनिशियली भी y is equals to 0 and finally भी y is equals to 0, so overall displacement is y is equals to 0. Do you agree? Yes, sir. या तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, y is equals to u sin theta into t minus half gt square, और यहाँ पर हम लिखेंगे y is equals to 0 at t is equals to capital T। yes, जब टाइम कैपिटल टी के बराबर हो जाएगा उस वक्त y की वैल्यू 0 हो जाएगी। सभी को समझ आया? सुमित, सर ये नहीं। Yes, sir. ये नहीं समझ आया? बेटा सुनो, अब एक बात बताओ, आपने एक पार्टिकल को ऊपर फेंका, ऊपर गया, वापस जमीन पे आया, यहाँ जमीन पर आ गया, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? बोलो। 0। 0 ना, वही है। मैंने यहाँ x डायरेक्शन को नहीं देख रहा हूँ, x डायरेक्शन का तो डिस्प्लेसमेंट है, आई एम जस्ट लुकिंग एट y डायरेक्शन। मैंने यहाँ पर लिखा है y डायरेक्शन। क्लियर? तो बेटा इसका वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, ये ऊपर जा रहा है और वापस नीचे आ रहा है। बेटा इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? इनिशियली एंड फाइनली ये हॉरिजॉन्टल पे ही मिल रहा है, मतलब y डायरेक्शन में ये ऊपर गया ही नहीं, मतलब जाके वापस आ गया। कहने का मतलब तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। यस और नो? यस। यस ना? तो फाइनली इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो ये y की इक्वेशन लिखी थी ना अपन ने ऊपर, y इक्वल्स टू u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर, उसको यूज कर रहा हूँ। इज इट फाइन? ये वाली इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ। तो बेटा इसको 0 के बराबर रख दिया मैंने। 0 इज इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू कैपिटल T माइनस हाफ g कैपिटल T का स्क्वायर। तो एक t तो चला गया, t इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन g। रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ओके बेटा, सबको समझ आया? सर नीचे G लिखना है सर, आपने थीटा लिख। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको जी लिखना है या टाइपिंग एरर। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? इट इज 2u sin थीटा अपॉन g। क्लियर? मतलब सब पूरे मोशन के बाद जो भी होगा वो y डायरेक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा y डायरेक्शन का। हाँ बेटा, y डायरेक्शन का 0 ही होगा ना, खुद ही देखो वो वापस ग्राउंड पर पहुंच गया ना। ठीक है बेटा, आपको हमेशा ध्यान से ऑब्जर्व करना है, मोशन पर डिपेंड करता है ना। तो बेटा ग्राउंड से शुरू हुई और ग्राउंड पर ही खत्म हो रही है, तो उस कंडीशन में 0 डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन का। ठीक है, x डायरेक्शन का नहीं, सिर्फ y डायरेक्शन का। क्लियर? अब मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, u sin थीटा क्या है? y डायरेक्शन की वेलोसिटी ना। क्या मैं इसको 2u y अपॉन g लिख सकता हूँ? हेलो दोस्तों, आपको एक बात याद आ रही है? जब हम पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे थे और वो वापस ग्राउंड पर आ रहा था, तो हम बोलते थे टाइम टेकन इज 2u अपॉन g। याद आ रहा है? यस सर। यस, ये वही तो है, ये वही है, वर्टिकल डायरेक्शन अभी भी वही है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बस y कंपोनेंट आ जाएगा उसका, तो 2u अपॉन g, दैट्स ऑल। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन ये रही। ठीक है ना दोस्तों? बेटा किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारा, इज इट फाइन? ओके,
जल्दी से लिख लो बेटा। तो कभी भी आपको टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए पूछा जाए तो हम हमेशा क्या करोगे, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखोगे। यदि वाई डायरेक्शन जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है तो बेटा इसमें वाई डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, आपको साफ साफ दिख रहा है। इनिशियली वाई कोऑर्डिनेट क्या था, 0 था, एंड फाइनली भी वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0। हाँ, एक्स डायरेक्शन में चाहे ये मूव कर रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाई तो 0 ही है ना, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 0 आया इन वाई डायरेक्शन, दैट्स ऑल। ठीक है, तो हम वाई वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट या वाई कोऑर्डिनेट हमने लिखा था ना, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, उसको आप क्या रख दोगे, इक्वल टू 0 रख दोगे, सो यू विल गेट द टाइम ऑफ फ्लाइट। सर से फॉर्मूला याद रखने का ना, वो डेरिवेशन जो याद रखनी है क्या? बेटा डेरिवेशन याद रखो तो अच्छी बात है ना, डेरिवेशन याद रखो तो अच्छी बात है, ठीक है। इसीलिए आज ही घर जाके इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। हाँ। आगे बढ़े बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो, हम लोग सबसे सर एक पीछे हैं सेकंड क्योंकि हमारा रुको, बैच स्क्रॉल लेट करो ना। स्टार्ट हुआ था। हाँ, और भी ये इतना काफी है। बराबर है सर। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट सबको आ गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं मैक्सिमम हाइट अचीव्ड। मैक्सिमम हाइट अचीव्ड। बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप सबको बताना है, ठीक है। लेट्स सी, पार्टिकल की ऊपर चलते हैं। बेटा ये पार्टिकल की मोशन है, ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, ठीक है। बेटा यहाँ पर कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एट दिस पॉइंट? 0. 0। वेरी गुड बेटा, जीरो। सिंपल सी बात है, जब भी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है पार्टिकल, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। देखा था ना हमने पहले जो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल थी तब, तो पार्टिकल ऊपर जाता है, तो जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी हमेशा 0 हो जाती है, इसलिए वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? सर U यू cos साइन theta। थीटा। इट विल रिमेन सेम, यू कॉस थीटा, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगी। तो बेटा एट मैक्सिमम हाइट क्या होता है, डायरेक्शन मतलब उसकी वेलोसिटी यदि कोई पूछे तो आप बोलोगे कि जस्ट यू कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि x कंपोनेंट इज u cos थीटा एंड y कंपोनेंट बिकम्स 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मैक्सिमम हाइट अचीव, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डायरेक्टली एट मैक्सिमम हाइट at maximum height velocity in y direction becomes 0, becomes 0। बेटा वेलोसिटी इन y डायरेक्शन becomes 0, तो फिर क्या बचेगा, सिर्फ x डायरेक्शन की वेलोसिटी बचेगी ना, करेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, that is vy is equals to 0 at maximum height। ओके, तो बेटा अपने पास फॉर्मूला था मैक्सिमम हाइट का, याद है? चलो मैक्सिमम हाइट का छोड़ो, आपको ये याद है ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, याद है? हेलो बच्चा लोगों, यस सर।
या यदि हम एयर रेजिस्टेंस को अकाउंट में ले लेंगे बेटा तो हम लोगों के लिए सारी चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाएगी, और एयर रेजिस्टेंस वैसे लास्ट में पढ़ेंगे हम, अभी नहीं, ठीक है। या तो बेटा अब यहाँ पर क्या होगा, अब इसको आप पूरा का पूरा y डायरेक्शन में ले लो, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay/sy, है ना। तो जब वो देखो बेटा यहाँ से मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया, तो इसकी वी वाई वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0, यू वाई को यू वाई ही रहने दो, और ये क्या आ जाएगा बेटा 2, एक्सेलरेशन इज -g, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा लिया। और बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट बेटा हाइट के बराबर है ना, इसलिए इसको h लिखा। कोई दिक्कत, बोलो बोलो बोलो, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, समझ गए ना बेटा, ऊपर की डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव h, लेकिन g नेगेटिव है, तो यहाँ से h की वैल्यू मिल गई आपको, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। बेटा याद आया आपको, ये वर्टिकल में हमने सिर्फ पार्टिकल को ऐसे सीधा सीधा ऊपर फेंका था, तो आंसर आ रहा था यू स्क्वायर अपॉन 2g, Yes, यहाँ पर sir. क्या आ रहा है, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, मतलब वही फॉर्मूलाज आ रहे हैं, कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पर कॉम्पोनेंट है, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू डाल दें, यू वाई की वैल्यू क्या है बेटा, कॉस थीटा, सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हाँ यू स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, यस मैंने गलत बता दिया, सॉरी। हाँ यू वाई कितना था, साइन यू साइन थीटा था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यस वेरी गुड वेरी नाइस, अपॉन 2g, देखो फाइनल फॉर्मूला मिल गया एकदम फाइनल, ओवर, समझ गए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, कितना सिंपल है, वही सारे फॉर्मूलाज रिपीट हो रहे हैं, कुछ नया नहीं है। आगे बढ़े, लिखो इसको जल्दी से, नोट डाउन दिस फास्ट। नोट इट, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, उसके बाद मैक्सिमम हाइट हो गया, अभी नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल रेंज। सर मैक्सिमम हाइट अचीव खाली y के होगा ना, x के नहीं होगा ना। हाँ बेटा हाइट तो वाई डायरेक्शन में होती है ना। हाँ, देखो इस तरह का जो होता है ना, इसमें ये तो हो गई मैक्सिमम, एकदम सेंटर में आता है ये पॉइंट, ठीक है, ये तो हो गई मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और रेंज की बात करो तो बेटा ये इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी कि इसको रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल displacement of the particle during the complete projectile motion, the complete projectile motion is called range। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, ओके सर एक दोस्तों। बार रिपीट कीजिए ना। हाँ बेटा ये मेन डायग्राम है ना आपका, सबसे मेन डायग्राम में आ जाना आप, ठीक है। और बेटा क्या हो रहा है, पार्टिकल इस जगह से स्टार्ट कर रहा है और फाइनली आकर पार्टिकल इस जगह पर गिर रहा है ना। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, यहाँ तक जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ये, है ना, तो ये जितना भी इसका डिस्प्लेसमेंट है इसको अपन रेंज बोलते हैं। आई बात समझ, तो मेन डायग्राम में भी ऐसे लिख लेना, मैक्सिमम हाइट के लिए ऐसे ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ये वी वाई इज इक्वल टू 0 और ये ऐसे लिख लेना, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को,
हॉरिजॉन्टल रेंज अभी समझ आई क्या होता है? हाँ जी बेटा, समझ आया ना? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, आगे बढ़े। 1 minute. तो मतलब एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। हाँ ठीक है। बेटा आप लोग बताओ, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या आया था अपना? क्या फॉर्मूला था एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट का? बोलो दोस्तों, आप में से कोई तो बोलो। U square sin 2 theta by U G। नहीं नहीं, वो तो फाइनली फॉर्मूला आएगा। मैं तो अभी बोल रहा हूँ UXT. x इज इक्वल्स टू यू एक्स टी। वेरी गुड, x इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, यानी कि x इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी। बेटा ये थोड़ी देर पहले ही तो किया था अपन ने, ये देखो यहाँ पर ये रहा। x कोऑर्डिनेट क्या आता है या x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या आता है? u cos थीटा इंटू टी। ठीक है, मैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर जा रहा हूँ आपको, है ना? तो बेटा सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। हम जानते हैं x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो है नहीं, सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम विल बी द डिस्प्लेसमेंट। सो आप यहाँ पर क्या करोगे? अब यहाँ पर बोलोगे कि x इज इक्वल टू r एट t इज इक्वल टू कैपिटल T। जब t की वैल्यू कैपिटल T हो जाती है तो x की वैल्यू रेंज के बराबर होती है। तो रेंज विल बी इक्वल टू u cos थीटा को तो एज इट इज रहने दो, और इस टाइम की वैल्यू डाल देते हैं। टाइम की वैल्यू क्या डाल देंगे? टाइम पीरियड, दैट इज व्हाट 2u sin थीटा अपॉन g। यदि इसको सॉल्व करें तो हमें मिलता है u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन g। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। ठीक है, देखो हम u sin थीटा को ui लिख सकते हैं और u cos थीटा को ux लिख सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो इसको? और 2ux uy अपॉन g। ठीक है, आई बात समझ? अपार्ट फ्रॉम दैट आप सभी एक और बात जानते हो, मैंने आपको बताया था कैलकुलस में कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? 2 sin थीटा cos थीटा। बेटा यहाँ साइन थीटा cos थीटा और 2 है तो हम उसको साइन 2 थीटा लिख सकते हैं ना? तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज द one more formula which is very very important. Clear? That's all. नोट कीजिए जल्दी से। किसी को कुछ बाकी रह जाए तो बोल देना बेटा, हम लोग बैठ जाकर दिखाएंगे आपको। सर वो क्या किया आपने लास्ट में? ये यहाँ पे यूएक्स यूआई वाले में, नहीं, उस नीचे नीचे नीचे। यहाँ पे हाँ हाँ। बेटा कुछ भी नहीं किया, आपने को फॉर्मूला पता है 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा बोलते हैं, तो इसलिए मैंने फॉर्मूला क्या लिख लिया? यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा को sin हाँ 2 ओके थीटा ओके लिख दिया ओके। जी एज इट इज। ठीक है, ओके। पलक कहाँ से लिखना है? पलक कहाँ से मिस हुआ? डेफिनेशन ये रही। इस बेटा जल्दी से नोट कर लो यहाँ से। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ये छोटे फॉन्ट्स दिखाई दे रहे हैं? थोड़े से बड़े कर देते हैं। अब दिखाई दे रहे हैं। अब दिखाई दे रहे हैं, ओके।
सर ये एच के बीच का 90 डिग्री होगा ना, ये आर और एच के बीच का। Is it visible to all of you, दोस्तों? Yes, sir. यस सर। Good. Come on, copy this fast. नहीं नहीं, I didn't left the meeting बेटा, I didn't leave the meeting. वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है, बीच में कॉल आ गया था ना, तो पता नहीं है कैसे डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़े। यस सर। या ऑल ऑफ यू हैव नोटेड? पलक नोट किया? सर थोड़ा सा ऊपर करिए। थोड़ा सा ऊपर, ओके ठीक है। या नोटेड दोस्तों? तो सारे के सारे मेन मेन फॉर्मूलाज हमारे यहाँ पर आ गए है ना। बेटा पलक, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? इट इज जस्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्यूरिंग द कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन। एक कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्प्लेसमेंट किया? आर यू गेटिंग? ओके, समझ आया? तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया था बेटा, कंप्लीट किया तो वाई डायरेक्शन में तो जीरो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, सो इट इज जस्ट द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। जो मेन डायग्राम है उसमें भी मैंने आपको नोट करवाया था ये ऐसे ड्रॉ करने का, है ना। यहाँ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, क्लियर? तो इसको फाइंड कैसे करना है बेटा? अपन ने हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट यहाँ पर फाइंड किया था, ये देखो ये रहा, क्या था? u cos थीटा इंटू टी। बस इसमें टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट डालना है, तो टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट डाल दोगे तो x क्या बन जाएगा? रेंज बन जाएगा, ठीक है, क्लियर? तो जस्ट हमने यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट डाल दिया, वी गॉट द आंसर। सर मैक्सिमम हाइट अचीव के बाद डेफिनेशन लिखोगे? मैक्सिमम हाइट, इट इज जस्ट, उसकी डेफिनेशन नहीं बेटा, इट इज जस्ट द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड, ओके, बाय द पार्टिकल। तो ये डेफिनेशन नहीं लिखी है मैंने, सिर्फ यहाँ पर लिखा है कि एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन बिकम जीरो। मैक्सिमम हाइट बेटा नाम से ही पता चलता है कि वो मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल है, करेक्ट? यस सर। पूरी प्रोजेक्टाइल में जिस भी जगह उसकी हाइट मैक्सिमम होती है वो वाले हाइट, वो तो सिर्फ सेंटर पर होती है उसके, है ना। चलें, सबका हुआ? बेटा नेक्स्ट, फॉर the angle of projection, angle of projection theta and 90 minus theta, the range will be same, the range will be, बेटा इसके लिए सेम रेंज मिलती है, आपको पता है, देख लेना ट्राई करके, आप प्रूव करके देखना इसको भी, है ना। रेंज विल बी सेम but the height will be different, but the height will be different, maximum height, है ना।
but the maximum height will be different. मेरी बात समझ पा रहे हो? प्रूव करें बेटा, यहाँ पर मैं प्रूफ लिख रहा हूँ इसका, ठीक है? सो फर्स्ट थिंग इज वी नो कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है और दूसरा कौन सा है 90 माइनस थीटा. सो वी कैन राइट R1 इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा, है ना? आपको पता है ना फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. ये रेंज आ गई, ठीक है? सेकेंड केस में क्या आ जाएगी बेटा, u स्क्वायर साइन 2, बेटा थीटा की जगह 90 डिग्री माइनस थीटा लिखना पड़ेगा अपॉन g. कैन यू सी हियर, ये क्या बन गया, u स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा बन गया. यस और नो? बोलो बोलो. हेलो, आर यू देयर? एम आई ऑडिबल? यस यस सर यस. तो बेटा आपको समझ आ रहा है साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है ना. तो इसलिए क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा बन जाएगा अपॉन जी. आई ए R1 is equals to R2. Clear? And height क्या होगी, h1 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. वो बेटा h2 के लिए क्या लिखोगे, h2 के लिए आप लिखोगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 2g. तो ये कितना आ जाएगा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. यस और नो? हेलो. यस तो इसका मतलब क्या हुआ, h1 इज नॉट इक्वल टू h2. दैट्स ऑल. बेटा ये प्रूव हो गया. नोट डाउन दिस फास्ट. सर वहाँ पर कॉस थीटा कैसे आया एंड में? बेटा साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, याद है? अरे कैलकुलस हाँ में सर. पढ़ाया था. अरे प्रणव बैठ के पढ़ रहा है, क्या बात है. ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास, सो वो हमें करना ही होगा इसको जल्दी से. नोटेड. 1 मिनट. डन सर. ओके, बाकी सब बच्चों ने लिखा, एनीबॉडी लेफ्ट? डन. चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एक एग्जांपल पूछते हैं हम आपसे. नहीं, एग्जांपल नहीं पूछते, इससे पहले एक और चीज. if
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सर R इज इक्वल टू H। नहीं, आर इज इक्वल टू एच मतलब R इक्वल होता है क्या H के? नहीं ना। नहीं होता, नहीं होता बेटा, वो एक स्पेसिफिक केस में इक्वल हो सकता है, बाकी हर जगह नहीं होता, ठीक है। ओके ना बेटा। ओके सर। If angle of projection is 45 degree, then the range of projectile will be maximum. Range of projectile will be maximum. इसका क्या मतलब है देखते हैं बेटा। अपना डिफरेंट डिफरेंट एक ही वेलोसिटी है ना, एक सेम वेलोसिटी u से आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर फेंकोगे तो आपको ये मिलेगा यहाँ पर गिर रहा है, ऐसे फेंक दिया तो आपने देखोगे यहाँ गिर रहा है, ऐसे फेंक दिया तो यहाँ गिर रहा है। आपने 45 डिग्री एंगल पर फेंका ना बेटा, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाकर गिरेगा, ठीक है। इसके बाद एंगल बढ़ा दोगे तो हाइट तो बढ़ेगी लेकिन रेंज नहीं बढ़ेगी, क्लियर। ऐसे तो मैक्सिमम किस पर आएगा, 45 डिग्री एंगल पर ही आएगा। तो जब भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है तो ये मैक्सिमम रेंज की कंडीशन हो जाएगी। ओके, समझ आया आपको। प्रूव कर सकते हैं हम लोग इस चीज को कैसे। रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बेटा मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है साइन 2 थीटा की? हेलो हेलो। Sir, 1 will be the maximum value of साइन sine, 2 right? थीटा, यस, साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो इसका मतलब हो गया 2 थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1, यानी कि 90 डिग्री बोल सकता हूँ। बोलो बेटा, Yes, sir. कि साइन 90 डिग्री होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन थीटा की। तो हमें पता चल गया ये। तो बेटा थीटा कितना आ जाएगा इसमें, Sir, 45 डिग्री। 45. वेरी गुड। तो हम बोल देंगे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसका मतलब आर मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हेंस आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। सर आपने 2 थीटा को 90 डिग्री क्यों लिया? क्या बेटा, 2 थीटा को 90 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पर मिलती है आपको, क्लियर। ये समझ आया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ सर। एंड वी नो, क्या जानते हैं हम लोग, साइन 90 डिग्री 1 होता है, पता है ना। हाँ सर। इसीलिए इसीलिए 2 थीटा को मैंने 90 डिग्री ले लिया, क्लियर। इसको मिनिमम मैक्सिमम से भी कर सकते हैं, बट क्यों करें उतनी कैलकुलेशन जब इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। डन डन डन। देखो u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लिख लोगे तो वो न्यूमरेटर में, तो ऑब्वियसली रेंज भी मैक्सिमम आ जाएगी। तो ये हो गया, क्लियर, डन। डन। यस बेटा, याद रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एक मिनट, हाँ ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन for which maximum height and horizontal range are same. Horizontal range will be same. ठीक है प्रणव, इस वाले केस में क्या है, सेम आएंगे, ठीक है। तो सॉल्व करके वो थीटा की वैल्यू बताओ जिसके लिए दोनों सेम आते हैं। ओके, इनिशियल वेलोसिटी को यू मान लेना, एंगल को थीटा ले लेना, फिर उस थीटा की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ट्राई दिस फास्ट। हॉरिजॉन्टल रेंज और हाइट, मैक्सिमम हाइट दोनों इक्वल हैं, तो ऐसे प्रोजेक्टाइल के लिए थीटा कितना होना चाहिए। सॉल्व करो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी।
सर tan थीटा इज इक्वल टू 4. वेरी गुड, बिल्कुल सही, क्या बात है। और बच्चों देखो आ रहा है आप सबका। बेटा सिंपल ना, फॉर्मूला आपको बताया है, क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसको आप क्या लिख सकते हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाइट का फॉर्मूला ना, अपॉन 2 जी। चलो बेटा साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा ये जी से जी उड़ा दो, यहाँ पे ये यू स्क्वायर से यू स्क्वायर भी उड़ा दो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ बच रहा है यू स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, 2 जी बच रहा है, 2 बच रहा है, सॉरी जी भी कैंसिल कर लिया हमने। ठीक है, अब क्या करोगे, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा उड़ा दोगे, तो बचेगा क्या, 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 2। ये आ गया tan थीटा इज इक्वल्स टू 4। यदि आपसे पूछा है कि थीटा कितना है, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4। ओके, समझ आया? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? हाँ जी दोस्तों, बोलो बोलो। इजी है ना? नेक्स्ट, अगला एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड with a speed of 30 meter per second at an angle 30 degree with the vertical। बेटा याद रखना 30 डिग्री विद द वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल से कितना होगा, आपको 60. सोच समझ के। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो सोच समझ के करना है। विद द वर्टिकल, फाइंड द मैक्सिमम, वही सारी चीज, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। ट्राई दिस फास्ट दोस्तों, जल्दी से। एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए. बेटा एक बॉडी है जिसको ना वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पर इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड से फेंका, है ना। तो पहले क्या होता था बेटा, हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया होता था, अभी वर्टिकल से दिया है, मतलब वाई एक्सिस से एंगल दिया है, ठीक है। तो बस ये सारी चीजें आपको फाइंड करनी है, दैट्स ऑल। क्लियर? ओके समझ सर. आया? यस सर. यस दोस्तों, गॉट इट। तो बेटा आपको एक बात समझ में आ गई, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बेटा पहले वर्टिकल, पहले हॉरिजॉन्टल से लेते थे, अभी वर्टिकल से दे दिया, तो आप इसको क्या लोगे, यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सर मैक्सिमम हाइट 34.44 मीटर. ओके लेट्स सी,
ये 60 डिग्री आ गया। सबसे पहले h का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, पुट द वैल्यू, यहाँ हो जाएगा 900। बेटा साइन 60 डिग्री का स्क्वायर करना है आपको, है ना, अपॉन 2g, दैट्स ऑल। g की वैल्यू 10 रख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्या आप समझ पाए? साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा सर जी विल बी पॉजिटिव 10 और नेगेटिव 10। बेटा? नेगेटिव तो अपन ने डेरिवेशन में रख लिया था, फॉर्मूला में तो पॉजिटिव ही आया था ना, फिर तो आप पॉजिटिव ही रखना है, समझ आया? देखो हमने विद साइन सारी चीजें रखी थी, याद आया आपको? देखो डेरिवेशन में हमने ऑलरेडी Yes, साइन रख लिया है, देखो ये नेगेटिव रखा था फिर पॉजिटिव मिला था, तो इसलिए आपको यहाँ पॉजिटिव ही रखना है फॉर्मूला में, ठीक है? ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, एक जीरो से एक जीरो उड़ा लो, 45, और ये कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, है ना? यही आ रहा है, बोलो कि गड़बड़ है? यस सर, नहीं यही यार। यही आ और रहा वो है। 900 लिखा है ना, 900 into sin हाँ 60 हाँ, ये square। 900 है बेटा, यस। एक मिनट, स्पीड कितनी थी, 30? हाँ 30 का स्क्वायर 900, यस बेटा, करेक्ट, ठीक है ना? सर हाइट 33.75 मीटर है। तो कितना आ रहा है, जैसे कि फ्रैक्शन में 135/4 आ रहा है क्या? हाँ कितना आ रहा है, वन, सॉरी आपका कितना आ रहा है बेटा? 33.75। 34.44। 34 पॉइंट या 33 पॉइंट? सर मैंने 10 नहीं रखी, लकी उसकी वैल्यू 9.8 ही रखी थी। और क्या बात है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? क्वेश्चन में 10 दिया है तो 10 लेना है, क्वेश्चन में 9.8 दिया है तो 9.8 लेना है, ठीक है? हाँ 33.75। यस सर। Yes, sir. गुड गुड गुड। नेक्स्ट, रेंज कितनी आ रही बेटा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यदि आपको ये फॉर्मूला देखो, 60 डिग्री एंगल आ गया, तो अभी आपको साइन 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री पे लिख सकते हैं, तो बेसिकली ये साइन 60 डिग्री आ जाएगा, है ना? यदि आपको ऐसे नहीं पसंद आ रहा है तो आप एक काम करो, आप ना ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ओके, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, उससे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? फाइंड करके बताओ कितना आ रहा है? √3 मीटर। कितना आ रहा है? अराउंड 78 मीटर। ऐसा आ रहा है? हाँ सर 45। 45√3 की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मतलब आपको 4 ऑप्शन है उनमें रख रखी है और डेसिमल में आंसर फाइंड किया, तो आपको √3 की वैल्यू 1.73 रख के फाइंड करना है, वरना नहीं, है ना? टाइम पीरियड 2u sin थीटा अपॉन जी, 3√3 यहाँ सर। 2u एंड sin 60 डिग्री कितना है बेटा, √3/2 अपॉन जी की वैल्यू 10, कितना आया? 3√3 सर। 3√3 सेकेंड, ठीक है? सबका आया दोस्तों? हाँ जी, देखो Yes, कितना sir. इजी है। अब बेटा देखो, क्वेश्चन में ना आपको थीटा एंगल 30 डिग्री दिया है, बट बेटा थीटा वर्टिकल के साथ है, और जो भी फॉर्मूलाज है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल के साथ डिराइव किए हुए हैं, ठीक है? तो आपको हॉरिजॉन्टल एंगल फाइंड करना होगा, है ना? एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन, आस्क मी फास्ट। दिस वीक 4 क्लासेस, राइट? हेलो, यस सर। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में रिलेटिव मोशन, और उसकी नेक्स्ट क्लास में भी रिलेटिव मोशन। तो ये 3 क्लासेस हो गई आज के बाद की 3 क्लासेस का प्लान। उसके बाद मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नेक्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगा। या हम लोग 26 से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। ऑल ऑफ यू हैव डन दिस। Yes. नेक्स्ट एग्जांपल जल्दी से लिखो,
A projectile is thrown with a speed of 100 meter per second. A projectile is thrown with a speed of 30 meter per second. Sorry, 100 meter per second. 30 वाला तो हो गया. 100 meter per second. ठीक है. At an angle 60 degree with the horizontal. At an angle of 60 degree with horizontal. Okay. Find the time after which its inclination. Yeah, ये अच्छा question है. Find the time after which its inclination becomes 45 degree with the horizontal. And also find speed at that moment. Sir, we will use u sin theta equal to v sin alpha, right? Sorry, u cos theta is equal to v cos u cos alpha. alpha. तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? उससे आपको स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी, है ना? करेक्ट. Yes, sir. या तो उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? वो टाइम भी फाइंड कर सकते हो, है ना? चलिए कीजिए फास्ट, जल्दी से ट्राई कीजिए. सब लोग अपना अपना माइंड लगाओ. अच्छा, वी हैव 5 क्लासेस इंक्लूडिंग टुडे. वेरी गुड. बहुत अच्छे. मतलब हर रोज क्लासेस में एक दिन को छोड़ के. या ठीक है. बेटा इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत सिंपल तरीका है. इसको 2-3 तरह से कर सकते हैं ना. देखो, एक तरीका तो आपको ये है. बेटा आपको पता है जब एंगल 45 डिग्री होता है ना, तो Vx और Vy बराबर होते हैं. ये आपको पता है क्या? हेलो, Yes, sir. सबको पता है? बेटा सिंपल सी बात है ना. tan 45 डिग्री 1 होता है, राइट? मतलब Vy बाय Vx कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना? मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि Vy की वैल्यू Vx के बराबर होगी? बोलो बोलो बोलो. यस. यस. और मुझे एक बात पता है क्या, कि Vx की वैल्यू हमेशा Ux के बराबर है. तो वो कितनी है? 100 cos. और किस एंगल पर प्रोजेक्ट किया था बेटा उसको? 60 डिग्री पर. तो 100 cos 60 डिग्री. तो ये cos 60 डिग्री 1/2 होता है. तो ये 50 आया, है ना? 50 मीटर पर सेकेंड. तो इसका मतलब, और Vy क्या होता है? Vy क्या होता है बेटा? एंड Vy इज इक्वल्स टू Uy माइनस GT. करेक्ट. तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं Uy माइनस GT. ओके. Uy माइनस GT इज इक्वल्स टू Vx की वैल्यू आ जाएगी 50, है ना? और Uy को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? 100 sin 60 डिग्री माइनस GT को अपन लिख लेते हैं 10t इज इक्वल्स टू 50. तो देखो एक तरीका तो ये आ गया. 10t इज इक्वल्स टू आ रहा है 50√3 माइनस 50, है ना? एक जीरो से एक जीरो उड़ा लिया. t इज इक्वल्स टू 5 कॉमन √3 माइनस 1 सेकेंड. क्लियर? इस टाइम पर क्या होंगे वो दोनों मतलब 45 डिग्री इंक्लिनेशन हो जाएगा उसका. एक तरीका तो ये हो गया. ओके दोस्तों, कोई प्रॉब्लम? अच्छा 4 ही क्लासेस है. यस 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 4 क्लासेस है. हाँ हाँ जी बेटा, ये समझ आया आपको? हेलो बेटा, सर एक सिंपल बार ना. रिपीट कीजिए ना. मेरा कहने का मतलब है कि उसको फेंका, ये जाएगा और 45 डिग्री एंगल बनाएगा किसी टाइम पर, है ना? वो टाइम फाइंड करना है तो वो 45 डिग्री एंगल बनाए. तो आप क्या कर सकते हो?
आप क्या कर सकते हो बेटा उसके लिए? सर आपको Vx की वैल्यू 50 कैसे आई? बेटा Vx की वैल्यू 50 कैसे आई? आपको पता है Vx की वैल्यू हमेशा Ux के बराबर होती है, पता है? यस सर। हाँ, और Ux की वैल्यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इनटू उसका कॉस कंपोनेंट, तो u cos 60 डिग्री, राइट? है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ये कितना आ गया? 50 मीटर पर सेकेंड, है ना? और Vy क्या होता है? Uy माइनस GT होता है। Uy माइनस GT यहाँ रख दिया, Vx की वैल्यू डाल दी, सो जस्ट सिंपली सॉल्व किया, हमें टाइम मिल गया, ठीक है? बाकी दूसरा तरीका तो आपको पता ही, आप क्या करते हैं, पहले तो ये इक्वेशन यूज करते हैं Vx इज इक्वल टू Ux, है ना? और इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे आपको पता चल रहा है कि 50 है ना? तो वैसे भी हम लोगों को एक बात पता है कि x और y कंपोनेंट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, है ना? यस और नो? जब 45 डिग्री एंगल होता है, तो जब अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा, तो Vx विल बी इक्वल टू Vy, है ना? इसलिए v विल बी इक्वल टू रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, राइट? तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है? 50√2 इज द आंसर। बेटा स्पीड कितनी आ रही है? 50√2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 45 डिग्री एंगल है। जब भी 45 डिग्री दिया होता है ना, हमारे लिए आसान हो जाती है चीजें। बेटा क्या ये आपको समझ आया? हेलो बेटा, जब भी एंगल 45 डिग्री होता है ना, तब एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट इक्वल हो जाते हैं। यस, कितने लोगों को समझ आ गया? यस यस, ठीक है, कर लोगे? यस, चलिए मैं आपको घर के लिए एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और चीजें करेंगे, ठीक है? शैल आई गिव यू द? सर हाँ सर बेटा। मेरा एक डाउट था, इसके अंदर हम सीधा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला डाल के नहीं कैलकुलेट कर सकते? नहीं बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं फाइंड कर सकते। टाइम ऑफ फ्लाइट तो पूरी मोशन के लिए होता है, यहाँ तो कंप्लीट मोशन हो ही नहीं रही है। देखो, पार्टिकल को ना 60 डिग्री पर फेंका, ठीक है? तो पार्टिकल क्या होता है, ऊपर जाता है, बट किसी मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री तो बना रही होगी ना। तो ये पूछ रहा है उस वक्त स्पीड कितनी है और इस वक्त टाइम कितना हो रहा होगा। जब t इक्वल्स टू 0 पर फेंका तो यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा, बस इतना पूछ रहा है। गॉट इट? हेलो? यस सर। या यस सर। ऐसा क्वेश्चन था, तो ऐसे में कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट लगेगा। इसलिए मैंने आपको सारे डेरिवेशन समझाए, समझ आया आपको? यहाँ थोड़ा सा स्मार्टनेस, थोड़ा सा माइंड यूज करना है बेटा, आप कैसे भी कर सकते हो जाएगा, है ना? इजी है। बट आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि 45 डिग्री पर एक्स एंड वाई कंपोनेंट इक्वल होता है, ठीक है? या बेटा आपको मॉड्यूल से मैं बात करता हूँ, मॉड्यूल एंड इन चैप्टर एक्सरसाइज मोशन इन 1D कंप्लीट कर लो आप, है ना? सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर कहीं पर रिलेटिव या फिर विथ रेस्पेक्ट टू वर्ड लिखा है उसको छोड़ देना, है ना? तो रिलेटिव पेज या नंबर फिर विथ बताइए। रेस्पेक्ट टू वर्ड्स है उसको छोड़ देना। आप पूरा काइनेमेटिक्स 1 आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ओके? हेलो तो क्या क्या करना है? बेटा, इन चैप्टर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 एंड जो भी है ना, जो भी आप कर सकते हो सब कर लेना, क्योंकि सिर्फ प्रोजेक्टाइल एंड रिलेटिव बाकी है, एल्स एवरीथिंग इज ओवर, ठीक है? So we will discuss module also, right? After finishing the यस chapter. यस यस, डेफिनेटली विल डिस्कस, ओके ना? इसीलिए आप सॉल्व करो, जो डाउट है उनको वो आप नोट कर लेना कि ये क्वेश्चन नंबर डाउट है इस पेज नंबर पे, ठीक है? हम जब डिस्कस करेंगे मैं डायरेक्टली पेज नंबर वाइज डाउट डिस्कस कर लूंगा, ओके? रिलेटिव आपको नहीं करना है, ठीक है? चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, है ना? बेटा क्वेश्चन है, लिखो जल्दी से। वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, क्वेश्चन इज, या ये होमवर्क के लिए है ना? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इसको मैं ले लेता हूँ, u इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 10j कैप, ठीक है? g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ये आपको पता है। ये आपको क्या दिया है? सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी दी है, 5i कैप प्लस 10j कैप, ओके?
find time of flight, number 2 maximum height, and number 3 range. ठीक है, g को 10 मीटर पर सेकेंड कर लेना है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दे दूं? चलो ठीक है बेटा, इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग इस प्रोजेक्टाइल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके सर चले, थर्ड क्या लिखा है? रेंज, रेंज ई लिखना भूल गया मैं, रेंज है ये। ठीक है, रेंज। सर एंगल, एंगल की जरूरत नहीं बेटा, यहाँ यूएक्स और यूवाई दिया है, तो बेटा मैंने आपको फॉर्मूला नहीं लिखवाया था, यूवाई स्क्वायर अपॉन 2g 2uy अपॉन g, वही वाले फॉर्मूलाज यूज करने हैं, इसलिए दिया है ये। ठीक है, हाँ समझ आया? ओके दोस्तों, बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Bye, sir. Thank you, sir. या बाय बाय, रिवाइज करके आना दोस्तों।